नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। अमित शाह अब उत्तराखंड दौरे पर रवाना हो चुके हैं। इससे पहले वो यूपी में थे और यूपी में अमित शाह का ये दौरा कई मायनों में खास है। आज उन्होंने बीजेपी मंत्रियों के साथ में बैठक की, उसमें तमाम बड़े मंत्री मौजूद थे। इसके अलावा संगठन को मजबूत करने पर इस दौरान चर्चा हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस बैठक में मौजूद थे। आखिर क्या कुछ खास रहा इस बैठक में, इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे ब्यूरो चीफ अनूप शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप जी, कल पूरी तरह से अमित शाह एक्शन मोड में नजर आ रहे थे, उसके बाद आज एक बार फिर से उन्होंने बीजेपी के मंत्रियों के साथ में बैठक की है। कई मायनों में खास ये बैठक, क्या कुछ खास रहा इस बैठक में? कल अमित शाह जैसे कि आए, उनके प्रस्तावित कई बैठकें उनकी थी, देर रात तक की बैठकें चली। उन्होंने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की है, साथ में सीएम योगी भी रहे और केंद्रीय मंत्री यहाँ पे कैबिनेट की है और संगठन बड़े पदाधिकारी सबके साथ बारी बारी से कई बैठकें, सबसे अलग अलग बैठक। ये राज्य कल से ये चुनाव से कहा जाए 2020 चुनाव 22 संभाल ली। अब उनके दौरे ऐसे लगातार होते रहेंगे क्योंकि अब वो जो बीजेपी का सर्वे आया था उसमें पूरी बात की है। उन्होंने बाकायदा मंत्रियों से, विधायकों से ये कहा है कि आप किसी ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहें, जमीनी हकीकत को समझें, जो काम आप नहीं कर पाए उसको निपटाएं, अपने क्षेत्रों में जाकर उसको देखें कि क्या काम अधूरे रह गए, क्या आपने वादे किए थे उसको आप वहां पर जाकर पूरा करें। किसी भी ओवर कॉन्फिडेंस में आप कोई भी ना रहे कि हाँ भाई आप मोदी के नाम या मोदी के नाम जीत जाएंगे, ऐसा नहीं है। जमीनी हकीकत को देखें, जमीनी हकीकत को अपने क्षेत्र की समझें और जो बीजेपी की जो कार्य योजनाएं हैं, जो कंपनियां हैं, वो अपने क्षेत्र में पहुंचाएं। ये साफ हिदायत कल बैठक में मंत्रियों को बाकायदा दी है, क्योंकि ये मंत्री और विधायक वही है जिनको 2017 में अमित शाह के माध्यम से, अमित शाह के नेतृत्व में टिकट मिले थे। तो सबको जानते हैं, सबसे उनकी बातचीत पहले से है और सर्वे है कई परफॉर्मेंस के आधार पे कई विधायकों के टिकट कटने भी तय है। कहा जा रहा है कि 100 से अधिक विधायकों को टिकट कटने की आशंका है। उसके मद्देनजर सारी बातें बोली जा रही। हालांकि अभी अमित शाह ने इस बात की पुष्टि नहीं की है या किसी भी पदाधिकारी इस बात की पुष्टि नहीं की, लेकिन अंतर्गाने विधायकों को डर है कहीं उनके टिकट न कट जाए, क्योंकि अमित शाह का साफ निर्देश है आप इस समय 2000 जिसे कहा जाए 17 वाली हकीकत में नहीं है। इस समय माहौल बदला हुआ है। आप अपने कामों के लिए, पहले क्या था कि आप अखिलेश यादव के कामों को पदक्षेप करते हुए आप यहाँ पे आए थे, लेकिन अब आपने काम किया, आपकी सरकार है, आपने क्या नहीं किया और क्या किया है वो आपको सामने रखना है। तो अब आप किसी कॉन्फिडेंस में ना रहें, जमीनी हकीकत में रहें और समझे कि आपने अपने क्षेत्र में, अपने कार्य क्षेत्र में वहाँ पे क्या किया है, क्या नहीं किया है, तो उसको पूरा करें। अभी समय बाकी। तो 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी का जो रोड मैप है वो पूरी तरह से साफ है। इसके अलावा बीजेपी ने साफ कर दिया है कि टिकट उन्हीं को मिलेगा जिन लोगों ने काम किया होगा। पिछली बार जब चुनाव लड़ा था उस वक्त हम विपक्ष में थे, तो जो पिछली सरकार थी उसके जो काम छूट गए थे या फिर उनके कामों में क्या खामियां थी उनको लेकर के सवाल उठा रहे थे। इस बार आपने क्या काम किया है, जनता उस पर आपको वोट देगी। तो बीजेपी ने तो साफ कर दिया है कि जिन लोगों ने काम नहीं किया है उनका पत्ता साफ समझिए इस बार के चुनाव में। बिल्कुल, बीजेपी तरफ से ये अभी नहीं बल्कि पहले से साफ है, क्योंकि देखिए किसानों का आंदोलन है, कई चीजें हैं, इनकम्बेंसी भी हो सकती है, सारी चीजें हैं। पहले तो आप विपक्ष में थे, लेकिन अब आप सत्ता में हैं। सत्ता में आप जनता के प्रति सीधे जवाब दे हैं। यहाँ पे आपने क्यों नहीं किया है, आप जो वादा करके आए थे क्या निभाया, क्या नहीं निभाया, ये सारी बातें आपको सामने रखनी है। तो और साथ इनके परफॉर्मेंस है, जो बड़बोले नेता, देखिए कई कैटेगरी उनकी भी निकाली गई है। जो बड़बोले नेता जो ज्यादा बातचीत करते रहे हैं, मीडिया पे आके अपने आप को ज्यादा बताते रहे, उनके टिकट कटने से बिल्कुल लगभग तय हैं। और जो अपने क्षेत्र में जो नहीं गए, जो सिर्फ यहीं लखनऊ पड़े रहे, अपने क्षेत्र में गए ही नहीं है, उनके टिकट कटने का तय है। एक कैटेगरी बनी हुई है जिनके टिकट कटने, लेकिन 100 से अधिक लोगों की बात की जा रही है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि बिल्कुल भी कम से कम अमित शाह तो इस चुनाव को हल्के में लेके नहीं चल रहे, ना सीएम योगी हल्के में लेके चल रहे हैं, क्योंकि अब जो आपको देना है आपके सर पे काफी, जिसे कहा जाए आप कोरोना काल में आप किसको घर नहीं जा पाए, किससे आप बात नहीं कर पाए, किसको आप मदद नहीं कर पाए, वो सारी चीजें दिखाई देंगी। बाढ़ में आप किनके घर नहीं जा पाए, किनको मदद नहीं पहुंचाए, साथ में किसान आंदोलन चल रहा है, कई मुसीबतें, कई चुनौतियां एक साथ हैं इनके सर पे।
और इनका सामना करते हुए आपको विधानसभा चुनाव बिल्कुल। इतना भी है। तो इस समय कोई भी बीजेपी नेता तो पूरी तरह से जिसे कहा जाए सजग है। और साथ में जियो बता जिस प्रकार से अखिलेश यादव के साथ छोटे छोटे दल एक हो रहे हैं, कुछ कई नेता उनके साथ जा रहे हैं, उसकी भी चिंता है बीजेपी को कि आखिर ये छोटे छोटे दल, चूंकि भाई देखिए छोटे छोटे दल से मिलकर ही सारा काम चलता है। कल जैसे संजय निषाद और प्रवीण निषाद है, निषाद पार्टी के अध्यक्ष, वो भी उन्होंने भी मुलाकात की है, क्योंकि नवंबर में उनकी भी रैली है, उसके लिए उन्होंने आमंत्रित किया है। तो छोटे छोटे दल जो सपा की तरफ गए, बीजेपी चाहे छोटे छोटे उनकी तरफ भी आ जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं बात की। तो पूरी तरह से चाक चौबंद है, पूरी रणनीति तय हो रही है किस प्रकार से किसी भी जिसे कहा जाए दिमाग जमीनी सतह पे रखते हुए इस चुनाव को कैसे लड़ना है, ये अमित शाह की चुनौती है। और अमित शाह इस रणनीति बना भी रहे हैं पदाधिकारियों के साथ मिलकर। चुनाव किस तरह से लड़ना है ये किसी चुनौती से कम नहीं है। और जिस तरह से अमित शाह ने कल कहा था कि 300 से ज्यादा सीटें इस बार जीतेंगे, जब ये मार्जिन रखना हो 300 से ज्यादा सीटें आप जीतने का प्लान बना करके मैदान में उतर रहे हैं, तो फिर चुनौती बढ़ भी जाती है। प्लान क्या है आखिर बीजेपी का? क्योंकि जो चुनावी मंथन हुआ होगा, आप लगातार उस पर नजर आप रख रहे हैं कि किस तरह से अमित शाह दौरे कर रहे हैं, किस तरह से बैठकें कर रहे हैं, किन मंत्रियों के साथ में बैठकें खास तौर पर कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ रोड मैप तो सेट किया होगा ना बीजेपी ने कि इस बार के चुनाव को जो प्रमुख मुद्दे हैं वो बीजेपी की तरफ से, खास तौर पर अगर आसान भाषा में कहूं तो प्रमुख मुद्दे कौन से होने वाले हैं जिन पर बीजेपी जो है इस बार चुनाव लड़ने वाली है? रोड मैप तो अमित शाह ही जानेंगे, उनके साथ जो बैठे हैं वो जानेंगे। लेकिन हाँ, जो बाहर से दिखता है, जो अंदर से कुछ खबर आती है, उसके अनुसार के दाम मंत्री बड़ा मुद्दा हो, कानून व्यवस्था बड़ी मुद्दे होगी, देश हित की जो बातें होंगी, जिसे कहा जाए कि अभी जैसे ये पाकिस्तान वाला था, ये मुद्दे उठेंगे। अभी जो पाकिस्तान के साथ मैच में जो जीत का मुद्दा, ये सारे बातें भी उठेंगे। आपने देखा कल ही अमित शाह आए थे, उन्होंने कैराना का पलायन वाला मुद्दा तुरंत उठा दिया, किस प्रकार से उन्होंने बाहर किया है पलायन कराने वालों को ही पलायन करना पड़ेगा। यही मुद्दे बीच में आने, यही मुद्दे और मुद्दे होंगे, यही मुद्दे आगे चलेंगे। जो और राम मंदिर का मुद्दा, हमने राम मंदिर बनाया, अब जो नए नए जैसे कल उन्होंने कहा था कि कल उनके भाषण में बहुत कुछ स्पष्ट हुआ है। कल उन्होंने जैसे सीधा सीधा हमला किया कि कई लोग अब बाढ़ में कहाँ थे, जब कोरोना हुआ था उसमें आप कहाँ थे, अब नए नए कपड़े पहना, सीखा के आप बाहर निकल आए, जैसा नए नए पंडित बन के निकल आए। ये सारी बातें ही मेन मुद्दे होने वाले हैं। विकास के मुद्दे देखिए, चुनाव से पहले विकास के मुद्दे बहुत चलते हैं, लेकिन जब चुनाव आते हैं ना, विकास के मुद्दे गायब हो जाते हैं। उससे जिसे कहा जाए कि बंटवारे किस प्रकार से जातिगत बंटवारा हो या देश के हित के बात मामले हो, क्योंकि देश के केंद्र की सरकार जैसे जिस प्रकार से पाकिस्तान के खिलाफ काम चल रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ जम्मू कश्मीर का उत्तर यहाँ उठेगा। जितने भी मुद्दे हैं उसके जो कर सकते हैं थोड़े बहुत, वो विपक्षी तरफ से भी उठेंगे और सत्ता पक्ष की तरफ से भी, क्योंकि वो जानते हैं। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा, आज मैं एक सवाल आपसे लेना चाहूंगा। बिल्कुल सही कहा आपने कि जातीय जो समीकरण हैं वो यूपी की राजनीति में बेहद जरूरी हो जाते हैं और बेहद मायने भी रखते हैं। आपने कहा राम मंदिर का मुद्दा उठेगा, लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह भी है कि कहा जा रहा है कि ब्राह्मण बीजेपी से नाराज हैं, दूसरी तरफ बीएसपी ब्राह्मणों को अपनी ओर करने के लिए पूरी कवायद करते हुए नजर आ रही है। और तमाम विपक्षी पार्टियां, बीएसपी नहीं तमाम विपक्षी पार्टियां ये चाह रही हैं कि जो ब्राह्मण वोट बैंक है वो उन्हें मिल जाए। आपने पिछले चुनावों में भी देखा होगा कि ब्राह्मणों का साथ जिसके साथ में रहा है उसे सरकार बनने में ज़्यादा परेशानी उसके लिए नहीं हुई है। दूसरी तरफ आपने कहा कानून व्यवस्था का मुद्दा होगा, कानून व्यवस्था को लेकर के कांग्रेस पार्टी लगातार हमलावर है, लखीमपुर खीरी घटना को लेकर के लगातार सवाल खड़े कर रही है। तो फिर ये जो चुनौतियां हैं, विपक्ष जिस तरह से चुनौती पेश करता हुआ नजर आ रहा है, तो क्या विपक्ष सही मुद्दे उठा पा रहा है? आपको लगता है कि विपक्ष ने सही मुद्दों का चयन किया है इस बार? देखिए, विपक्ष तो मुद्दे उठा रहा है, जैसे कि लखीमपुर वाला मुद्दा, लखीमपुर का मुद्दा देखिए ब्राह्मणों से सीधा सीधा दूर गया। विपक्ष तो सोचा था कि लखीमपुर किसानों का जैसे कहा मुद्दा बना के आगे रखेंगे, लेकिन वो उनके लिए थोड़ा थोड़ा बैकफायर भी किया। बैकफायर इसलिए हुआ कि उसमें ब्राह्मण इन्वॉल्व थे, ब्राह्मण नेता इन्वॉल्व सीधे सीधे। आशीष मिश्रा जो आपके केंद्रीय राज्य मंत्री है, वो चीनी साहब वो भी हैं, तो उन्होंने वो ब्राह्मण वर्सेस किसान कर दिया उन्होंने वो मुद्दा। ब्राह्मण कई नाराज हो गए इस विषय में, कई ब्राह्मण नाराज हुए। ये बात कांग्रेस को बाद में थोड़ा समझ में आया, अब इस मुद्दे को ज्यादा हवा नहीं देना है, इसलिए थोड़ा सा बात पीछे हटी है। विपक्ष भी थोड़ा पीछे हटा, क्योंकि ऐसा लगने लग गया था कि पहले तो ब्राह्मण सारे सम्मेलन, सारी पार्टियां ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है, लेकिन जैसे ही अजय मिश्रा टेनी का नाम आया, इधर आया, जबकि उनका नाम था नहीं, कोई सबूत ही नहीं आ रहा था, वो सीधे सीधे ब्राह्मणों पे आरोप आने, वो ब्राह्मणों ने ये बोलना शुरू कर दिया, एक पंक्ति जो ब्राह्मणों की कहना शुरू कर दिया कि ये ब्राह्मणों पर सीधा सीधा हमला है।
अगर कोई और इनकी जगह होता तो शायद कांग्रेस इतनी ज्यादा हमलावर नहीं होती। ये थोड़ा सा बैक मार कर दिया विपक्ष के लिए। अच्छा, लखीमपुर कांड का ये थोड़ा सा मुद्दा ये भी रहा कि अगर आप लखीमपुर चले जाइए, वहां पे अगर आप बात करेंगे तो सीधी सी बात ये आती है कि कांग्रेस का वहां जनाधार फिलहाल नहीं है। कांग्रेस के एक नेता वहां पे कहते हैं हमारे जनाधार नहीं है। विपक्ष के नेता, अब जो सपा की बात आती है तो सपा में भी जो दिक्कत सपा के साथ ये है कि जो सपा आगे तो चल रही, लेकिन साथ में उसका रास्ता काटने के लिए छोटी छोटी पार्टियां और बड़ी पार्टियां दूसरी हैं वो भी सामने आ रही है। जैसे कांग्रेस सामने आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी को भी सामने आ रही है, बीएसपी भी सामने आ रही है। ये वोट किसका काटती है? ये वोट काटने की सपा का ही अधिकार। रामपाल तो देखिए, एक बात ये है कि रामपाल थोड़ा नाराज चल रहा था, ये पहले था कि हाँ फिलहाल जो ब्राह्मणों का पक्ष है, जब बात हम करते हैं तो फिलहाल स्थिति थोड़ा सा नॉर्मल है, सत्ता पक्ष के साथ फिलहाल खड़ी है। अब ये तो बात की बात है, चुनाव बाद क्या आता है, लेकिन फिलहाल जब बात करते हैं बात खड़ी नजर आती है। लेकिन सपा के लिए जो मुस्लिम वोटर देखिए, वो वोटर बिल्कुल बिल्कुल वो उसका फैसला तय करेगा कि वो कांग्रेस के साथ जाएगा, सपा के साथ जाएगा, बीएसपी के साथ जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें, क्योंकि मैं पुराने लखनऊ से आता हूँ, अभी मुस्लिम वोटर सपा के साथ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कांग्रेस के साथ ये दिक्कत हो रही है कि कांग्रेस को अगर जिता भी देते हैं वो सरकार बना पाएगी कि नहीं बना पाएगी, ये अभी मुस्लिम वोटर उनके मन में थोड़ा सा संदेह है। लेकिन सपा के साथ ऐसा नहीं, उनका सपा का बूथ कार्यकर्ता भी है और संगठन भी उसका मजबूत है, तो सपा ही कुछ विपक्षी पार्टी के खिलाफ खड़ी नजर है। आपने कहा कि लखीमपुर में कांग्रेस का जनाधार जो है वहां पर आप जाइए, अगर पता करेंगे कि कांग्रेस का जनाधार वहां पर बहुत कम है या फिर है ही नहीं। कांग्रेस का जनाधार है कहां पर यूपी में, आप ये बता दीजिए मुझे। और दूसरी तरफ प्रियंका गांधी के अलावा दूसरा तो कोई चेहरा नजर ही नहीं आ रहा है, तो ये भी तो कांग्रेस के लिए चुनौती है ना। दूसरी तरफ आप ब्राह्मणों का हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कि ब्राह्मण जो है वो किसके साथ जाएगा, बीजेपी से नाराजगी की खबरें भी सामने आ रही हैं। तो क्या जितिन प्रसाद को जिस तरह से बीजेपी ने अपने खेमे में किया है, कांग्रेस छोड़ करके जब वो बीजेपी में आए थे, तो क्या उसका फायदा मिल पाएगा बीजेपी को? हालांकि केंद्र में भी जिम्मेदारी जितिन प्रसाद को दी है, तो क्या जो ये एक कह सकते हैं कि क्या फायदा मिलेगा इसका? और ब्राह्मण वोट बैंक पर अगर जितिन प्रसाद की पकड़ को देखें तो क्या वो इतनी पकड़ है कि बीजेपी को इससे कुछ फायदा मिल पाएगा? देखिए, ये जो बार बार जो सवाल आता है कि जितिन प्रसाद ब्राह्मणों के, ऐसा कतई नहीं। पार्टी मानती होगी इस बात को, जितिन प्रसाद ब्राह्मणों के चेहरा ना, ऐसा कतई नहीं है। यहाँ कोई नहीं मानता कि जितिन प्रसाद ब्राह्मणों के चेहरा है। इसका फायदा मिलेगा बीजेपी बात में देखेगा, आने थोड़ा पता लगे। खैर, मुख्य मुद्दा जो आपने सवाल पूछा है कि कांग्रेस का जनाधार कहाँ है। कांग्रेस का जनाधार आप इससे समझ सकते हैं कि रायबरेली चला ही गया। रायबरेली से सोनिया गांधी एक बार भी जब हुआ, उसके बाद एक बार भी बस बताइए आप। अब वहाँ का आदमी पूछता है कि मेरे सांसद कहाँ है, कुछ नहीं पता है। ये प्रियंका गांधी अभी तक कहाँ है? अब जब चुनाव आए तब देखिए, बात यही होती है ना, कांग्रेस तब जागती है जब बिल्कुल मुहाने पे गाड़ी खड़ी होती है, बॉर्डर पे बात आ जाती है। यही काम अगर थोड़ा पहले प्रियंका गांधी ने अच्छे मुद्दे उठाए, बेशक वो मीडिया को आकर्षित करने में कामयाब रही, अच्छे मुद्दे, महिलाओं के अच्छे मुद्दे उठाए, लेकिन बात वही आती है, आपके पास बर्तन नहीं है तो पानी भरेंगे कैसे? बात ये फंस जाती है। जब आपके पास संगठन बूथ लेवल पे आपको थोड़ा पहले 2 या 3 साल पहले काम करना था, अपना मजबूत करना था। यहाँ पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जो लल्लू जी है, लल्लू जी है, बेशक वो कोरोना काल में नजर आए थे, बहुत मेहनत की उन्होंने। बात वही आ जाती है कि अकेले मेहनत करने से नहीं दिखाई देगा कुछ। आपका बूथ लेवल बहुत कमजोर है, वहाँ पर नेता ही नहीं है। आपके नेता आपको छोड़कर जा रहे हैं। प्रियंका गांधी अभी जब से भी 4-5 दिन से जब लखनऊ है, उसी दौरान ही 6 से 7 कांग्रेस नेता सपा में शामिल हो गए। आज बीएसपी के 6 विधायक हैं वो सपा में शामिल हो गए। कहने का मतलब इतना है कि सपा में अब एक नेता जो बाहर की पार्टी को अंदर जा रहे हैं, कांग्रेस से भी जा रहे हैं, बीएसपी से भी जा रहे हैं, तो कांग्रेस को ये देखना पड़ेगा कि आखिर संगठन है कहाँ। खाली आप अकेले जनसभा करने से काम नहीं चल जाएगा, भीड़ इकट्ठा करने से काम नहीं चलेगा। को वोट में कैसे तब्दील किया जाए, इसके लिए जरूरी है कि आपका लेवल मजबूत हो, संगठन आपका मजबूत, ये बहुत जरूरी है। इसी में बीजेपी आगे है, इसी में बीजेपी जीत जाती। जितना तो बीजेपी का वोटर है 20%, वो बहुत बड़ा वोटर है, और जो इतने कार्यकर्ता है उससे इनके वोटर है उससे ज्यादा बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। ये बड़ा अहम करता है कि आप अपने संगठन पे काम नहीं कर रहे हैं, बस जब चुनाव आया 6 महीने पहले आप यूपी के लिए निकल पड़े। ऐसा नहीं हो सकता। बीजेपी जैसी मजबूत पार्टी के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। प्रशांत किशोर ने भी इस बात को भी कल परसों बिल्कुल
कि अगर आप राहुल गांधी इस मुगाल पे ना रहे कि मोदी को जनता हटा देगी, आपको काम करना पड़ेगा, जमीन पे आना पड़ेगा, आपको मुख्य मुद्दे कोर मुद्दे जो जनता से संबंधित है उनको लाना पड़ेगा और इसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। ये नहीं कि आप बस आए चुनाव के समय आप टोपी पहन लिए या जो पहन लिया आप चले आए ना, ऐसा नहीं हो सकता। बीजेपी भराना है, आपको मेहनत कड़ी करनी पड़ेगी जी। और बिल्कुल जो ये जनता है वो सब कुछ जानती है कि आप उनके बीच में कितने रहे हैं, और अब अगर आप जनता के बीच में पहुंच रहे हैं तो फिर उसके पीछे आपकी मंशा क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप जी तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। ये थे हमारे ब्यूरो चीफ अनूप शुक्ला जो पूरी खबर पर हमें जानकारी दे रहे थे। तो अमित शाह का 2 दिवसीय यूपी दौरा कई मायनों में खास रहा। इस दौरान उन्होंने कई बैठकें की, साफ तौर पर विरोधियों पर निशाना साधते हुए भी नजर आए और साफ तौर पर कहा कि इस बार का लक्ष्य भी 300 से ज्यादा सीटें जीतने का है। लेकिन क्या बीजेपी 300 से ज्यादा सीटें जीत पाएगी? क्योंकि विपक्ष भी लगातार कई मुद्दों को लेकर के हमलावर है। ऐसे में चुनौती बड़ी है और अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि शाह के किस गुरुमंत्र से बीजेपी 300 का आंकड़ा छू पाती है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए विस्टार न्यूज। दीजिए इजाजत, नमस्कार।